वाइड कास्ट का मग, वाइड कास्ट का सेट। आप सभी लोग सोच रहे होंगे आज मैं अमित ओझा की चेयर पर बैठकर वाइड कास्ट में क्या कर रहा हूँ। तो वाइड कास्ट वही है जो कभी फिल्मोदय होता था, फिल्मोग्राफी में बहुत से एपिसोड बनते थे, लेकिन मैं अपने कम दर्शकों के कारण कहीं संन्यास में चला गया था। आज एक बार फिर से मैं अपने राजस्थान के सिनेमा प्रेमियों से और यहाँ के फिल्म मेकर से रूबरू हो रहा हूँ। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि एक बार फिर से राजस्थानी फिल्मों का उठाव नज़र आने लगा है। बहुत सी फिल्में बन रही हैं। जब मैंने बंद किया था तब तक शायद 200 सवा 200 फिल्में बनी थी और आज की तारीख में 2 दर्जन फिल्में सेट पर हैं। कम से कम 6 फिल्में सेंसर होकर सिनेमा हॉल में लगने का इंतज़ार कर रही हैं। और आज जो मेरे मेहमान हैं वो भी यहाँ के प्रतिष्ठित स्टेज के ऊपर बादशाह रहे हुए एक प्रख्यात नृत्यांगना, जिनका 20-25 साल का अनुभव राजस्थान की धरा से रहा है और वो आज तरक्की करके छोटी दुनिया से निकलकर एक बड़ी दुनिया वाइड रेंज के अंदर पहुंच चुके हैं, जिसे हम सिनेमा का पर्दा कहते हैं, लार्जर देन लाइफ सिनेमा। मेरे साथ हैं रेखा परिहार, जिन्होंने स्टेज के ऊपर अपना एक मुकाम बनाया है, अच्छी नृत्यांगना हैं, गायिका हैं और अब एक्टिंग के फील्ड में भी इन्होंने कदम रख दिया है। और इनके साथ हैं उग्रसेन तंवर। उसको तो मेरे ख्याल से शायद राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता होगा, क्योंकि स्टेज की दुनिया से इनका एक लगाव रहा है। बहुत से ड्रामे किए हैं, नुक्कड़ नाटक किए हैं और मेरे साथ शायद इनका 35-40 साल पुराना अनुभव है। जब मैं वारी जाऊँ बाली जब बना रहा था तो उसके अंदर ये यहाँ से एक नर्तक के रूप में होली सॉन्ग में शामिल होने के लिए वहाँ पे गए थे। तो परिचय के मोहताज नहीं है ये दोनों चेहरे, राजस्थान के हैं, राजस्थान की धरा से जुड़े हैं और यहाँ की भाषा पे अच्छा कमांड रखते हैं। जो राजस्थानी फिल्मों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ की भाषा बहुत अटपटी होती है, उसमें कुछ भी बोल दिया जाता है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि राजस्थानी फिल्मों की सफलता में राजस्थान की बोलियों का महत्व रहा है, यहाँ के कैरेक्टर्स का महत्व रहा है, यहाँ के नारी पात्रों का महत्व रहा है। तो क्या कारण है कि आज वर्तमान में जो राजस्थानी फिल्मों की स्थिति है वो कैसी है? दादा भाई कौन बोल रहा है, रेखा जी या मैं? आदेश करो सर, लेडीज फर्स्ट। बोलो साहब। सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि राजस्थानी फिल्में अब उस पर ज़्यादा फोकस ज़्यादा हो रहा है। पहले शायद इतना फोकस नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा सुविधाएं भी मिल रही है और लेकिन दर्शक उतने नहीं मिल पाते हैं। कारण तो 100 होंगे इसके, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जिस लग्न के साथ में हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि चलो अपने पर्दे पे अच्छी हिट हो जाएगी फिल्म, ये होगी, सभी यही, हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर यही चाहता है कि अच्छी फिल्म को अच्छा वो मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता सर। कारण इसके पीछे तो बहुत कारण अगर कही जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है। अब वो हमारी राजस्थान की परंपरा है कि साहब महिलाएं तो पर्दा प्रथा में रही हैं। आप इतना खुल के बोले उसके लिए मैं आपका साधुवाद। इन चीज़ों के लिए प्राय हर शो के अंदर उग्रसेन तंवर नजर आते हैं और पैसा दे के फिल्म देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इल्ज़ाम लगता है कि फ्री में फिल्में दिखाई जाती हैं। मैंने आपको प्राय टिकट लेके फिल्म देखते हुए देखा है। आप बताइए कि क्या कारण है कि सुबह 9 बजे ही फिल्म लगती है और 9 बजे पता लगा जब राजस्थान के अंदर सेठ सेठानी तो प्राय सो के उठते हैं, तो वो सिनेमा हॉल में कैसे पहुंचेंगे? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि दर्शक इससे दूर जा रहा है फिल्मों से? दादा भाई मारो यो मानबो है कि कमाने सबसे बड़ी गलती मैं खुद की मानू आपड़ी, क्योंकि जब तक आपा खुद गवर्नमेंट पे और थिएटर वाला पे दबाव न बनावा, जब तक आप लोग आगे बढ़ी कौन सका आपा, क्योंकि न तो गवर्नमेंट सुन रही और थिएटर वाला तो वहाँ तो साउथ की फिल्म आ रही है, तो वह आपा ने क्यों घास डालेला। तो जब तक मैं खुद आगे बढ़, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो रही है कि अठे का राजस्थान का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वह अलग अलग धड़ाके मायने हो रहा है। तो वो की वजह से जब तक मैं एक छतरी के नीचे ना वाला एक साथ सरकार के पास जार अपनी बात न रखा ला, पिक्चर हॉल आड़ा पे दबाव न बना वाला, जब तक यह प्रॉब्लम तो आवे ही ली।
तो वे तो यही कहे छे कि वहाँ को सुबह 9 वालो शो खाली पड़े छे, आ जाओ जी राजस्थानी आड़ो, फ्री का पैसा दे जाओ। ते मेरा मानना ये भी है ना कि जैसे गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है कि जी आप राजस्थानी को प्रमोट करो हर क्षेत्र में, चाहे वो नृत्य का क्षेत्र हो, गायन का क्षेत्र हो, कोई इसकी स्पोर्ट्स का हो, हर जगह राजस्थान को प्रमोट करती है। लेकिन ये खुद क्यों नहीं उजागर होती कि जहाँ हमें ज़रूरत है, कि हमें जैसे पिक्चर सिनेमा घर की हमें ज़रूरत है, तो वहाँ इनका ध्यान क्यों नहीं जाता? दोषारोपण करना बहुत आसान है। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें दो ही काम करने पड़ते हैं कि सार्थक सोच के साथ में हम आगे बढ़ें। जब मैं बॉम्बे से यहाँ पे आया था तो बाकायदा गवर्नमेंट से मिले थे और गवर्नमेंट ने राजस्थानी फिल्मों की प्रोत्साहन की एक नीति बनाई। पहले 5 लाख मिला, गवर्नमेंट चेंज हुई, उसने इसको 10 लाख किया। अनुदान 5 लाख का भी मिला है, अनुदान 10 लाख का भी मिला है। और उसके बाद में जब गवर्नमेंट है तो उसने अनुदान की राशि बढ़ा के 25 लाख कर दिया। तो वो 25 लाख भी यहाँ के निर्माताओं को दिया गया है। तो सरकार का दोषारोपण करने से कोई, जो पॉलिसी है उसकी मेकिंग में जो कमियां हैं, हमने उस टाइम मांगा था कि थिएटर्स को कंपलसरी किया जाए सिनेमा दिखाने के लिए जी, उसमें एकता का अभाव स्पष्ट नजर आया और उसका फायदा सिनेमा मालिकों ने उठाया। मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। लेकिन सिनेमा वाले ने अपना सिनेमा लाखों रुपए लगा के बनाया है तो पैसा कमाने के लिए लगाया है। लेकिन अगर सरकार को आप लोग बाध्य करेंगे, आप इतना सिनेमा प्रोवाइड करेंगे, आज गवर्नमेंट के आंकड़ों के अंदर 4 फिल्म सालाना बनती है, जबकि इस साल 12 फिल्में सेंसर हो जाएंगी। ये काम किसका है? एकता का काम किसका है? आपका है या किसी संघ का है? मेरे को उसका जवाब दो। दादा अभी मैंने शुरू में ही कहा कि सबसे बड़ी गलती तो स्वयं हमारी है। सबसे पहली गलती तो हमारी है कि जब तक हम एक साथ नहीं होंगे सारी इंडस्ट्री, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। सरकार भी ये देखती है ठीक है ये तो खुद ही बटे हुए हैं, जाने दो इनको। तो मेरा यही मानना है कि कैसे भी करके, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ दादा, कि जो कोई भी व्यक्ति राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी फिल्म के लिए, राजस्थानी संस्कृति के लिए जो बात करेगा, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ, हर एक व्यक्ति के साथ हूँ। मैं किसी ग्रुपबाजी के साथ नहीं रहता हूँ, ये आपने देखा भी होगा। तो मेरा तो यही मानना है कि सबसे पहले तो हमें हमारी गलतियों पे ध्यान देके सबको एक साथ लेके हम सारे एक साथ चलें। अब हर एक, हम खुद भी दोषारोपण दूसरे पे लगा देते हैं। अरे अपनी गलतियों को भी देखो ना। सबसे पहले सरकार तो चाहती है कि ये बटे रहे, तो इकट्ठे होंगे नहीं, हमारे पास आएंगे नहीं, तो हम क्यों सुने। अब बीच के अंदर काफ़ी कुछ अपने आप लोगों ने भी कोशिश की थी कि कम से कम साल के 52 शो हर थिएटर वाले को दिखाना चाहिए, पर क्या हो पाया? कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि सारे लोग बटे हुए हैं, सारे लोग अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। और सबसे मजे की तो बात यह है कि अभी जो एक पॉइंट की बात आपने कही थी कि 25 लाख तक का हुआ, 25 लाख सब्सिडी का, है ना। अब उसमें सबसे मजे की बात क्या है? सबसे मजे की बात यह है कि जो, अब क्या कहूँ, हंसी आती है। नहीं, बोलने में क्या प्रॉब्लम है सर? बाहर से अगर हम अपनी बातों को सामने ही रखेंगे तो गवर्नमेंट के पास बात पहुंचेगी कैसे? आज हमारा जो ये पूरा डिपार्टमेंट है वो पर्टिकुलर जयपुर से कंट्रोल होता है जी। जयपुर सारे राजस्थान को मिलके ही तो राजधानी बना है। आज दिया कुमारी पर्यटन की इंचार्ज है, कला और संस्कृति की इंचार्ज है। अगर हम लोकल उनसे जाके नहीं मिल सकते तो बाड़मेर से आके कोई उनसे टाइम थोड़ी लेगा, आने जाने में 1000 रुपये लगाएगा क्या? सही है। तो पहली एकता यहाँ जरूरी है। मैं पिछले दिनों की बात करता हूँ, राष्ट्रीय करणी सेना एक मंच बना था आप लोगों जी का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी उससे जुड़ा था, लेकिन कहाँ एकता का अभाव रहा, उसके ऊपर प्रकाश डालिए। दादा हुक्म, कोशिशें होती है, बहुत लोग कोशिशें करते हैं, पर निकल के एक ही बात आती है कि या तो वो लोग अपने स्वार्थ की तरफ मुड़ जाते हैं, या हम लोग ही आपस में लड़ भिड़ जाते हैं, हम लोग ही जो जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मोटी कमी हमारी है, या तो हम समझ नहीं पाते हैं व्यक्तियों को, या सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम आज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, राजस्थान इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पा रही है। हाँ, वो एक पॉइंट था
कि जो 25 लाख वाली जो बात थी, आज सिस्टम क्या है, हम जो यहाँ जयपुर में पैदा हुए, ढूंढाड़ में यहाँ लोकल जन्म हमने यहाँ लिया, जो पूरी यहाँ की राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति, फिल्म या भाषा, सब चीज़ों को हम जानते हैं, हमें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। और बाहर से कई लोग आते हैं और पूरे के पूरे मजे ले जाते हैं। नहीं, ना। बाहर की जो बात करते हैं उसके अंदर मेरा हस्तक्षेप इतना है, जैसे हम राजस्थान से थे, जी हमने जाके महाराष्ट्र में राज किया, जी हमने वहाँ पे रह के राजस्थान की फिल्में बनाकर यहाँ भेजी जो कि सक्सेसफुल रही। 25 हफ्ते फिल्म चली, 100 डेज फिल्म चली, करोड़ों का बिजनेस किया, जब ये आंकड़े छापे गए विज्ञापन के अंदर। आज आप यहाँ लोकल होके 25 शो फिल्म नहीं चला पाते, तो उसका भी तो कोई कारण होगा ना। तो सर ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है कि आपको भी बाहर जाके ही करना पड़ा, महाराष्ट्र में जाके ही राजस्थान को रिप्रेजेंटेट करना पड़ा। हमारा जो दौर था, हमें फिल्म की विधा नहीं मालूम थी, हमें वहाँ जाके सीखना था। एक उम्र तक हमने वहाँ पे जाके असिस्टेंट की, अच्छी फिल्में बनाई, अच्छे टेक्नीशियंस के हाथ मिले। वो हिंदी के मेकर्स थे, चाहे रमनेश पुरी रहा हो, चाहे जी। जतिन कुमार रहा हो, चाहे सत्यन रहा हो। उन लोगों ने हमें फिल्म बनाना सिखाया राजस्थानी, और हम ट्रेंड होने के बाद में राजस्थान में फिल्में बनाने लगे। यहाँ की जो प्रतिभाएं, सो कॉल्ड अपने आप को मेगा स्टार भी बोल देते हैं, स्टार भी बोल देते हैं, 15 साल का संघर्ष, फास्टेस्ट डायरेक्टर। सर 15 दिन में फिल्म बना लो, 15 शो चलती है क्या? मुझे इस चीज़ का जवाब, नहीं चल- कोई ऐसी एक फिल्म का नाम बताइए जो पिछले 10 साल में यहाँ के मेकर्स ने बनाई और जो चली हो। सर सच्चाई ये है कि समस्या एक और हो रही है यहाँ कि एक शो लगाएंगे और वो भी जाके फतेहपुर में लगा देंगे, राजस्थानी फिल्म बनाएंगे। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूरे राजस्थान में बस एक शो चला दिया, खत्म बात। जयपुर जैसे सिटी के अंदर भी नहीं लगा पाते कोई हैं। मेहनत नहीं अब करना चाहता इस चीज पे। कैसे, मतलब कैसे भला होगा, कैसे भला होगा? हाँ, पर ये जरूर कहता हूँ कि दादा, जो अब तक जो चलता आ रहा ना सिस्टम, उसमें अभी थोड़ा सा चेंज हुआ इस साल। पता नहीं क्यों इस साल जो 26 वाला साल आया लगा है ना, हाँ। इसमें कुछ धमाका तो होके रहेगा। जागरूक हो रहे हैं लोग हाँ। थोड़ा। जागरूकता की जहाँ तक बात है, जागरूक हर दौर में कोई ना कोई एक इंसान आया जिसने इस दुनिया को बदला है। आप लोग स्टेज की दुनिया से यहाँ पे आए, स्टेज का बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त नाम है, जिनकी फिल्म आपने बाई बिमलारो ब्याह में आप भी थे, आप भी थे, और वहीं से चाहे कोई प्रेरणा मिली होगी कि आपने भी एक प्रोड्यूसर ढूंढा, जी मिलजुल के आप लोगों ने हाँ। यहाँ से हमारी बेटियां फिल्म बनाई, जी और वो सब्जेक्ट पकड़े जो यहाँ की नब्ज को जानते हैं। यहाँ पे हमेशा महिला प्रधान फिल्में चली हैं, प्लस संगीत जिसका लोकप्रिय हुआ वो फिल्में चली हैं, सामाजिक फिल्में चली हैं। आज हम 200 करोड़ की साउथ की फिल्म की नकल करके यहाँ पे 20 लाख में फिल्म बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से उसका दर्शक हमारे राजस्थान में तो नहीं है। आप बोले उससे ज़्यादा कड़वा मैं बोल रहा हूँ, नहीं, क्योंकि ये एक कटु सत्य है। जी सही है। तो अपन दुनियादारी के तो छोड़ें, आपने अपनी फिल्म की प्लानिंग क्या की है? और मेरे ख्याल से आपकी फिल्म सेंसर हो गई है। हाँ, मेरी फिल्म अभी 24 तारीख को सेंसर हो गई, और कोशिश है इसको बहुत जल्दी से जल्दी हम लगाने जा रहे हैं। इस फिल्म की थोड़ी सी मैं कहानी बता दूं कि ये क्यों, कैसे प्लान बना हमारा। मतलब दादा, आपको तो मालूम है मुझे करीब 50 साल अभिनय क्षेत्र में हो गए। उसमें मैंने टीवी पे भी किया काम, तो ड्रामे भी किए, तो स्टेज शो भी किए। करीब 20 एक साल से रेखा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्टेज शो वगैरह में, फिल्में वगैरह, ये वो काफ़ी काम किया। तो अभी पिछले दिनों अचानक ही कुछ प्लानिंग चली। हमारे एक मित्र है गणेश साहू जी, तो उन्होंने मुझे आके पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आप मेरे गुरु हो, मेरा सपना पूरा कर दो। मेरा सपना ये है कि एक मेरे लिखी हुई कहानी पे फिल्म बना दो, कैसे भी करके, कुछ भी करके। मैं इस बात के लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि फिल्म बनाने में जितनी आसानी मुझे हुई है ना, उतनी आसानी शायद किसी को बहुत मुश्किल से होती है। मतलब खेल खेल में चुटकियों के अंदर फिल्म बना ली हमने, क्योंकि टीम मेरी बहुत मजबूत और बहुत अच्छी टीम मिली मुझे। और उस दरमियान में आपसे भी मिला, आपने भी हमें गाइडलाइन दी कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, और बिल्कुल आराम से हमारी फिल्म बन गई।
इस फिल्म में 3 गाने रेखा जी ने भी गाए हैं। ये बहुत अच्छा सिंगिंग भी करती है और अभिनय तो किया ही है इन्होंने। ये भी इसमें एक बेटी के रोल के अंदर है। हमारी बेटियां जो हमारी फिल्म आ रही है, जिसका डायरेक्शन मैंने किया, और गणेश साहू जी भी इसमें हमारे प्रोड्यूसर के रूप में हैं, और मिलजुल के हमने पूरी टीम ने इसको मतलब अंजाम तक पहुंचा दिया फिल्म। बहुत कड़वे शब्दों में बोलता हूँ कि लपेट दी जाती है। जी, सही कह रहे हो, लपेटना। लपेट दी जाती है। तो क्या आपकी फिल्म डिफरेंट लोकेशंस पे बनी है? उसमें मेरे को 2 मौसम देखने को मिलेंगे, उसको मेरे को 3 लोकेशंस देखने को मिलेगी, या आपने भी उस फिल्म को बस पूरा कर दिया है, अब दर्शक के ऊपर झेले उसको? दादा भाई, इसके अंदर ये है कि मैं एक देसी भाषा में बात करूंगा आपसे। बिल्कुल करो। कि मैं हलवो बनावा की कोशिश करया, ठीक है, हलवो बनावा की कोशिश करया, पर वह बन गई लापसी गरम गरम, और लापसी भी खाबा में इतनी बुरी कौन होवे। तो मैं तो अवार फिल्म ने रिलीज होने से पहले एक बात कहना चाह कि मैया कौन कहूँ लगी, सो फाड़ दी मैं फिल्म, इतनी तगड़ी बना दी। पर फिर भी कोशिश करी है हमने, हमारा पहला कॉन्सेप्ट था ये। कोई भी फिल्म पब्लिसिटी के दम पर चलती है। आज सारे गाने यूट्यूब पे दिखा दिए जाते हैं, 9 मिनट के ट्रेलर दिखाई दिए जाते हैं, 10 सेकंड का टीजर होता है और 5 मिनट का टीजर दिखाया जाता है यहाँ पे। तो आप अपनी फिल्म के प्रचार के अंदर क्या ये सारा कुछ फ्री में दिखा देंगे या उसकी कोई प्लानिंग है? नहीं, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं सर, कुछ नहीं किया अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ना कोई हमने गाना डिस्क्लोज गाना किए हैं, ना ही कोई गाना अभी तक मार्केट में हमने निकाला है, ना ही हमने पब्लिसिटी ऐसी टीजर हमने कोई बड़ा 5-10 मिनट का निकाला है। छोटा सा हमारा भी शायद 30 सेकंड या जो भी 1 मिनट छोटा मोटा तो किया ही है, वो भी हमने इतना पब्लिकली नहीं किया है सर अभी तक। दादा को हम एक चीज में बात कहना चाहता हूँ कि जो राजस्थान के अंदर ये जो एक शो लगा के और उसको भी फ्री दिखाने की है ना परंपरा, इसके मैं पूरी तरह खिलाफ हूँ। ये इतनी घटिया डायरेक्टरों की, प्रोड्यूसरों की सोच है। अच्छा, मजे की बात यह है कि उसके अंदर भी सीटें खाली पड़ी रहती है। हाँ, उस शो में हम जाते हैं टिकट खरीद के, फिर देखते हैं। मेरी सोच ये है कि यार किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जब हम घर से ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो पैसा लगाया, उसने पैसा लगाया तो उसकी जेब में 150 रुपए तो जाए हमारी तरफ से। मेरी सोच तो ये है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। 100 रुपया 125 रुपये दे देना कोई मायने नहीं, क्योंकि सरकार भी वही पैसा मांगती है। आप कहना से चाहोगे बुक माई शो के अंदर मैं 500 रुपये में शो बुक कर लूँ अपनी एक सीट, तो क्या ये आज के ज़माने में पॉसिबल है? क्योंकि उस 500 रुपये को कैश करने के लिए मेरे को घर से निकलने के लिए 100 रुपये ऑटो का भी चाहिए, 100 रुपये वापस, तो मैं 700 रुपये के अंदर सिनेमा देखने नहीं जाऊँगा। तो इस सोच को आप कैसे बदलोगे, मुझे ये बताओ। दादा को हम देखो, हमने हमारी फिल्म को चलाने की पूरी दिमाग के अंदर प्लानिंग है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे गणेश साहू जी देख लेंगे, और दर्शक कैसे लाएंगे वो मेरे पास फंडा है। क्योंकि मैं एक ऐसी जगह बैठा हुआ हूँ, उसका तो नाम ले ही दूँ मैं, हाँ ले लो। अनमोल भैया, वहाँ मैं बैठा हूँ तो मुझे मालूम है दर्शकों को कैसे थिएटर तक लाया जाता है और फिल्म से कैसे कमाई की जाती है, वो मुझे मालूम है। नहीं, वो दर्शकों को मैं ले आऊँगा। नहीं सर, वो रास्ता मुझे भी मालूम है। हाँ। क्योंकि अनमोल के मैं भी करीब रहा हूँ, उसकी फिल्में यहाँ से 2 फिल्में चली हैं, सक्सेसफुल रही हैं जी, और उनमें संदेश होता था जी, जिसको कहना से मेरी आने वाली जो आप जेनजीज बोल रहे हो, उस टाइम तो बच्चे होते थे, स्कूल के बच्चे देखते थे जी, और वो उससे इंस्पायर होते थे जी। अब आपके मेन सब्जेक्ट पे आता हूँ कि उसमें ऐसी क्या चीज़ है, आपने अपनी 3 बच्चियां जो फिल्म में दिखाई हैं, वो क्या बनना चाहती थी, आपने क्या उसको बना दिया, और क्या उससे यहाँ से समाज में प्रेरणा का एक संदेश जाएगा? दादा देखो, हम पूरी स्टोरी तो अभी डिस्क्लोज करेंगे नहीं, बाकी ये है कि महिला सशक्तिकरण पे जो पिछले 40 साल से राजस्थानी सिनेमा में बिल्कुल खालीपन था ना, क्योंकि आज से 40 साल पहले जो भी नीलू जी की फिल्में बनी या महिलाओं पे बनी, तो वो दौर हम लाने की कोशिश में हैं। लोग कहते हैं कि यार अरे यार पहले जैसा नहीं है सिनेमा, पहले अरे मैं कहता हूँ कि पुरानी चीज़ वापस लौट के आ रही है सर। छीट के घाघरे पहन के अंग्रेजनियाँ घूम रही है, क्यों? राबड़ी क्यों पी रहे हैं हम? सांगरी का साग क्यों खा रहे हैं हम?
वापस लौट के वापस वहीं आएंगे जहाँ से हम चले थे। तो मेरी सोच ये है कि हमें कैसे भी करके राजस्थानी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए, जब तक हम महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे ना, क्योंकि दर्शक अधिकतम कौन, बच्चे या महिलाएं, वही कहेगी अजी चालो चालो वो सिनेमो लागे छे, मन दिखा लाओ वो बेटिया को सिनेमो कशो छे, वो अपनी बेटिया को फिल्म लागी छे कोने। तो जब तक औरतें नहीं बढ़ेगी ना आगे राजस्थानी सिनेमा में, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। और उसके लिए हमें महिला सशक्तिकरण के ऊपर ही कुछ फिल्में लानी पड़ेगी, और उसमें हमने शुरुआत कर दी। और इसमें दादा फिल्म जब देखोगे ना आप, तो ये जरूर कहोगे कि यार वो वास्तव में सीरो तो बनाया है जो, पर यार लापसी बन गई, गरम गरम लापसी बढ़िया लगी, पियोलिन लापसी थे है ना, महिला कैसी लागे जी लापसी फिल्म, बताओ। नहीं सर, मैं तो यहीं से उठ के गया था, तो मेरे को तो इन सब चीज़ों का पता है। और मैं वापस अगर यहाँ पे आया तो उसी चीज़ के लालच में आया हूँ जी कि मैं मेरी धरती के ऊपर रह के काम करूँ, जो चीज़ मैंने वहाँ पे सीखी है वो यहाँ के टैलेंट बांट दूँ। जी हुकम। सर लेकिन आपका बहुत सीखने एक्सपीरियंस है। लेकिन सीखने का मादा आज के जेनजी में होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हो आज, तो मेरे को याद आता 80, उस टाइम भी नयों को चांस देते थे, आज भी आप लोगों ने नयों को चांस दिया है। तो Cool. महिला होने के नाते मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी फिल्म में कितने महिला के किरदार हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्शन फिल्म के अंदर सिर्फ पुरुषों को ही काम बांटा जाता है, लड़कियां तो नाम मात्र के लिए आती हैं और चली जाती हैं। अच्छा, अगर आप मेंबर ऑफ महिलाओं की बात करें तो जैसे जैसे पार्ट हैं वैसे वैसे महिलाओं को हमने इसमें दिखाया है, और अपनी अपनी भूमिकाएं बहुत अच्छे से निभाई है तीनों ने, और हर एक की अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। क्या वो अपनी एज ग्रुप को मैच करती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि आज तो स्वयंभू 50 साल के कलाकार को 16 साल में पेश किया जाता है। बिल्कुल सही। हमारे दादा हुकम, ये हमारी फिल्म में सबसे बड़ी बेटी बनी है, 3 बेटियों के ऊपर है, मतलब फिर वो स्टोरी तो भी मैं नहीं बताऊंगा आपको, पर उसमें सबसे बड़ी बेटी बनी है। तो इससे जो 2 छोटी बेटियां हैं ना, वो छोटी होंगी, और 2 और बेटियां, ऐसे दो करके और बेटियां 2 दोस्तों में 2 दोस्तों की 5 बेटियां होती हैं, और पांचों आप ये देखो कि बिल्कुल एज ग्रुप के हिसाब से हर तरह से, मतलब ओके, जहाँ तक, क्योंकि मैंने तो फिल्में देखी है दुनिया भर की, तो मुझे तो मालूम है कि कैरेक्टर कौन सा फिट होना चाहिए, उसी को लेंगे, उसमें समझौता नहीं किया। आपकी बात से मेरे को पता लगा जब बड़ी बेटी ये है, हाँ, 25 साल का, सबसे बड़ी बेटी 25 साल का अनुभव इनको है, है। तो इनकी माता का रोल किसने किया? उम्र नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या वो आपकी माँ लग रही हैं? 100%, 101%। एक्सेप्टेड। मतलब वो पहली बार सिनेमा पे कैमरा फेस कर रहा है। हाँ, वो अब मैं क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप समाज में जा रहे हो, तो 2 समाज तो आपके मतलब एक तरह से कैप्चर्ड है। हाँ, और अगर समाज से जुड़ा हुआ कोई पात्र हम्म, सिनेमा के पर्दे पर नजर आता है, तो वो समाज तो फिल्म देखने आता है। तो क्या आपने सक्सेस के अंदर ये गणित भी पहले लगाया था क्या? दो सर, हाँ, ये बहुत हाँ देखिए सर, सही बहुत पॉइंट पॉइंट है, की बात है बहुत ये पॉइंट कि की बात इसमें है। हमने समाज को भी एकता के रूप में दिखाया है। दरअसल क्या है कि जब हमारी प्लानिंग बनी फिल्म की, तो जो हमारे गणेश साहू जी है, वो बोले कि भाई देखो ऐसा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है मेरे पास साहू समाज का, मीन्स तेली जो समाज देसी भाषा में कहें। और अपने को एक बात जान के और खुशी मिलेगी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो भी साहू समाज तेली समाज से है। अरे वाह। तो हमारे गणेश जी ने कहा, और इनके जो भाई हैं, मोदी जी के भाई है, वो हमारे गणेश साहू जी के मिलने वाले भी हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर ये साहू फिल्म प्रोडक्शन के नाम से अगर ये फिल्म बनाते हैं अपन, तो हमारा समाज पूरा कोऑपरेट करेगा, फुल कोऑपरेट करेगा, बहुत एक बड़ा दर्शक वर्ग पूरे हिंदुस्तान लेवल पे हम जुटाएंगे। और किया भी है सर। हमारा सपना ये भी एक, देखिए बीच में फिर बात काट के मैं दूसरी बात पे आ जाता हूँ, कि इसको हम जयपुर राजस्थान ही नहीं, इस फिल्म को हम पूरे हिंदुस्तान में जितने महानगर है, वो चाहे दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, और जितने और जो छोटे महानगर है, अहमदाबाद, वापी, ये जहाँ जहाँ प्रवासी राजस्थानी बड़ी रहते हैं, बात नहीं, बस कोशिश हमारी है कि हम जहाँ जहाँ राजस्थानी प्रवासी रहते हैं, वहाँ इस फिल्म को हम लेके जाएंगे।
और कम से कम एक शो तो सभी जगह चलाएंगे, कम से कम एक शो, वो चाहे राजस्थान में बीकानेर हो, जोधपुर हो, XYZ सारी सिटियों में जहाँ जहाँ थिएटर है। सपना तो हमारा ये है, फिर देखो मालिक जो उसके हाथ में है कि हमारे सपने कैसे पूरे होंगे वो। अब कुछ चीज़ें तो जो मैं लिख के बैठा था वो आपने मेरे बिना पूछे ही कहाँ से बता दी। जो एक अच्छी बात है कि इट मीन्स आपने एक फिल्म बनाने से पहले, फिल्म बनाने के बीच में और अब रिलीज तक की पूरी प्लानिंग कर रखी है। हो सकता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा योगदान आपके डिस्ट्रीब्यूटर का रहा हो, जिनको आप साहू जी बोल रहे हैं। तो साहू जी ने यहाँ के कितने थिएटर्स के अलावा यहाँ के कितने सिटीज में फिल्म लगाने का भी प्लान किया? जैसे स्टार्टिंग में लगाएंगे या 1 by 1 लगाएंगे? ये 1 by 1 ये तो लगाएंगे। हमारा तीनों का ही वो है कि हमारी सोच भाई, जब भी हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं कि आज वहाँ काम है, ये काम है, तो हम लोग मीटिंग्स करते हैं। तो उसमें हम लोग तय करते हैं कि एक एक पॉइंट पे कि अभी ये फिल्म यहाँ से यहाँ तक आ गई, अब इसके इस काम पे ध्यान देना है और आगे इस काम पे। तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ में कर रहे हैं। चलो ये अच्छी बात है। राजस्थानी फिल्मों की सक्सेस का मूल मंत्र उसका म्यूजिक रहा है। 3 गाने इन्होंने गाए हैं। एक आज की तारीख में जिसको बोलते हैं आइटम सॉन्ग, हाँ इन्होंने किया भी है वो। मतलब ये यहाँ की पल्स है, जिसको बोलते हैं ना कि सिनेमा अपने एक धर्रे पे चलता है। तो क्या आपने भी उस धर्रे को फॉलो किया है? नहीं देखो दादा हम आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारे 2 गाने हैं ना, वो करीब 10 साल पहले हमारे रिकॉर्डेड गाने हैं। ओहो। एक तो महिला सशक्तिकरण पे और एक जो आप आइटम सॉन्ग की बात कर रहे हो। मतलब मेरा ये दावा है कि मैंने उन दोनों गानों को जिसको भी सुनाया, यहाँ तक कि दादा हुकम आपको भी एक बार सुनाया, तो उसने ये कहा कि यार चीज तो यार लाए हो यार। सर मैं तो उसी टाइम वाला हूँ ना, मैं तो ओल्ड इज गोल्ड वालों में मान लो। हाँ। इसलिए मैं उनको पहचान गया, इसीलिए मैंने वर्ड भी यूज किया कि ना वो आज वो आइटम सॉन्ग कहलाता है, हमारे टाइम में कमर्शियल सॉन्ग कहलाता था, आज वो आइटम सॉन्ग कहलाता है। नहीं उस आइटम सॉन्ग में दादा एक स्पेशलिटी ये है उस आइटम सॉन्ग में कि उसमें राजस्थानी, पंजाबी और पाकिस्तानी टच है उसका। उन तीनों का उसमें मसाला है। वल्गरिटी नहीं है। नहीं वल्गैरिटी नहीं है। मतलब वो जो बोल या संवाद जो गाया है ना कलाकार ने, वो भी बहुत प्यारा गाया है। और जो पिक्चराइज भी हमने किया, देखा जी, और जो हमारे हीरो है उसके ऊपर पिक्चराइज किया, शानदार गाना। सर मर्यादा को ध्यान में रखे हैं हमने सारे, क्योंकि राजस्थान अपनी मर्यादाओं के लिए, अपनी कला के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संगीत के लिए ही जाना जाता है। और प्राय यही इल्ज़ाम लगते हैं कि जब फिल्म अनुदान के लिए जाती है तो उसके अंदर मारधाड़, वल्गरिटी, द्व्यर्थी संवाद यही होते हैं। अब उन्हें देखने वाले हमारे यहाँ के दर्शक हैं, हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, उनको जब उसमें कमियां नज़र आती हैं तो कहीं ना कहीं आपका अनुदान भी अटक जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारी फिल्म में, इस तरह का हमने कोई हरकत नहीं की। हाँ एक चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि अभी हमारी जब फिल्म सेंसर के लिए गई थी तो वहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी वो भी बैठ के फिल्म को देख रहे थे। तो फिल्म देखने के बाद में उन्होंने 2 बात करी। एक तो मतलब जो ही मेरा सीन आया तो यूँ कहा यार इस आदमी को तो मैं जानता हूँ, ये तो पुराना कलाकार है। एक बात तो ये कही। तो वहाँ जो गए थे हमारे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा कि सर ये खुद एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है इस फिल्म के। फिर उन्होंने फिल्म के बारे में ये कही कि ये फिल्म एज ए क्वालिटी, सर सेंसर के सबसे बड़े अधिकारी बोल रहे हैं, एज ए क्वालिटी किसी हिंदी फिल्म से कम नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात है कि सेंसर के जो बड़े अधिकारी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने ये हमारे लिए कहा। सर ये अब वास्तव में अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ का राजस्थानी का मेकर 2 फिल्म भी बना लेता है ना, उसके बाद में वो हिंदी की तरफ भागता है। अगर आपकी फिल्म की क्वालिटी हिंदी के बराबर है, आपने उसका राजस्थानी में सर्टिफिकेट मिला, तो मैं तहे दिल से आप लोगों की बधाई करता हूँ कि आपने इस माटी में जन्म लेके इस माटी के लिए कोई एक अच्छा काम किया। इसकी अग्रिम बधाई। और मैं यही चाहूँगा कि आपके सपने पूरे हों। आपने जो पहले प्लानिंग की है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं, मैं चाहूँगा कभी वो भी आए हमारे पॉडकास्ट के अंदर और मैं बाकायदा उनसे बात करना चाहूँगा जी। आप लोगों की मेहनत रंग लाए और जो छोटे छोटे सपने आपने स्टेज पे देखे थे
वो लार्जर देन लाइफ वाइड स्क्रीन के ऊपर साकार हों। आज वाइड कास्ट के सेट पे बैठे और वाइड स्क्रीन की मैं आपको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम साहब, आपने भी। जय सिया राम, राधे राधे। राधे राधे।